नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून हैं। मुद्दा बंगाल चुनाव को लेकर है। बंगाल चुनाव बीजेपी ने प्रचंड जीत से बंगाल को फतह कर लिया है और वहां की हर एक तस्वीर और डेवलपमेंट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच जीत का नायक कौन, जीत का हीरो कौन, कई चेहरे कई नाम हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ चेहरे कुछ नाम ऐसे भी हैं जो एक तरीके से कहें कि लाइमलाइट में नहीं है, जो फ्रंट में नहीं है, जो आपको जिनके बारे में टीवी पर या न्यूज़पेपर पर नहीं बताया जा रहा है। उन्हीं पर हम जीत के नायकों पर बात करने जा रहे हैं जिन्हें गुमनाम कहा जा रहा है। पंकज प्रसून जी से जानेंगे। पंकज जी, जहां जहां बीजेपी फाइट करती है हमने देखा है आरएसएस फैक्टर, एक संघ फैक्टर भी रहता है। अब संघ का मतलब संगठन से है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। तो जब मुझे बीएल संतोष जो कि महामंत्री हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि संघ हमारा मायका है और ये हम लोग कोई राजनीतिक युद्ध नहीं लड़ रहे थे, ये सभ्यता की लड़ाई थी जो हम लड़ रहे थे। तो ये जो बातें कही जाती हैं, इनका ध्वजवाहक कौन होता है, कौन कौन लोग होते हैं जो इस लड़ाई को फ्रंट से लीड करते हुए भी गुमनाम रह जाते हैं, थोड़ा आपसे समझना चाहते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात कि ये बंगाल इतना महत्वपूर्ण क्यों था। ये इस बात की लड़ाई थी कि बंगाल हिंदुओं का बंगाल रहेगा, हिंदू कल्चर चलेगा, हिंदू सिविलाइजेशन चलेगा, या फिर ये ईस्ट बंगाल जाने की तरफ जो इस पाकिस्तान करेक्ट जो आज बांग्लादेश है उसके अनुसार चलेगा, वो कल्चर यहाँ पे आएगी। सबसे पहले बंगाल को आप समझिए कि जब बंटवारा हुआ था तो बंगाल इसी आधार पे विभाजन हुआ था कि ये हिंदुओं का ये रहेगा और मुसलमानों का वो रहेगा। ठीक है। लेकिन कालांतर में पता चला कि मुसलमानों का तो बांग्लादेश रहा, वहाँ हिंदू कम होते गए, लेकिन हिंदुओं का पश्चिम बंगाल नहीं रहा। यहाँ मुसलमान भी बढ़ते गए और धीरे धीरे पूरी संस्कृति वही होती चली गई। इसलिए इसे एक सिविलाइजेशनल वॉर कहा गया है और ये आइडियोलॉजिकल भी था कि एक ऐसा बंगाल जिसकी जड़ें अपनी संस्कृति में हो, जो भारत को मानता हो, जो रामचंद्र परमहंस का बंगाल हो या विवेकानंद का बंगाल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल हो, रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल हो, इनका बंगाल है, या नसरुल इस्लाम का बंगाल है, जिसके बारे में बार बार ममता बनर्जी बोलती थी कि नसरुल इस्लाम, और फिर वो ये शेख मुजीबुर रहमान का। तो ममता बनर्जी वो प्रतीक बनकर उभरी कि जो बांग्लादेश वाले सारे महापुरुषों को कहते थे कि वो हमारे हैं। हाँ। और जो बीजेपी वाले हैं, इनका पूरा नारा जैसे वंदे मातरम वो बंगाल से, जय हिंद बंगाल से, ये खुदीराम बोस सब बंगाल से हैं। तो ये इनके लिए लड़ रही थी। और वो किसके लिए लड़ रही थी? क्योंकि उनके नारे भी तो बांग्लादेशी थे ना, खेला होबे, माय माटी मानुस, तो ये सारा जय बांग्ला आउटसोर्स किया हुआ, ये सब वहाँ से था। और इधर का था वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। तो ये इसीलिए करे, इसी से पता चलता है कि कौन किसके लिए लड़ रहा था। इसलिए इन्होंने एक सभ्यता की लड़ाई कही, सिविलाइजेशनल वॉर कहा, ये समझिए। अब दूसरी बात है कि ये लड़ाई लड़ी कैसे गई। बहुत सारे लोग बोले कि नेता है, अमित शाह ने प्रचार किया, और जो सब लोग सब कुछ कह रहे हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जिस साल नरेंद्र मोदी घर छोड़कर संघ के कार्य के लिए लगे 1967 में, उसी साल उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति निकला अपने घर से, छोड़ दिया, उसने भी घर छोड़ा था। अच्छा। ये साल था 1967, और 67 इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसी साल नक्सलवाड़ी आंदोलन भी शुरू हुआ था बंगाल में। साल वही है 1967। एक गुजरात से प्रचारक निकला है, प्रधानमंत्री बन गया है। एक प्रचारक उत्तर प्रदेश में अपने घर से निकला है, और वो जब अपने घर से जवानी के दिनों में निकला तो फिर कभी उसने घर बार हमेशा के लिए छोड़ दिया। अच्छा। आपने नाम भी नहीं सुना होगा उनका, नाम है रामचंद्र पांडे। और ये कौन व्यक्ति है, इसके बारे में दो घटना बताऊंगा। प्रणब मुखर्जी नागपुर में गए संघ के मुख्यालय, वो बड़ी चौंकाने वाली घटना थी। लेकिन वो पूरा सूत्रधार कौन था, पीछे से कौन उनको नागपुर संघ मुख्यालय में लेकर गया? अच्छा। वो व्यक्ति का नाम था रामचंद्र पांडे। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, बहुत बड़े नेता हैं। राजनाथ सिंह एक प्रोफेसर थे, सिंपल से। उनको संघ कार्य में सबसे पहले कौन लेकर गया? मिर्जापुर में। अच्छा। और ये संघ के स्वयंसेवक बनाए गए। इनको राजनाथ सिंह को ले जाने वाले थे रामचंद्र पांडे। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो। उस व्यक्ति ने 2000 तक, 1967 से 2000 तक
उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों को छाना, खास करके पूर्वांचल और अवध का इलाका। अच्छा। और आज जितने स्वयंसेवक बनाए गए हैं जो प्रौढ़ावस्था पार कर चुके हैं, जो हु एंड सो ऑफ यूपी बीजेपी हैं, जिनको आप जानते हैं कि ये संघ का कार्य करते हैं, हाँ। उनको संघ से जोड़कर प्रशिक्षित कर यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन सा व्यक्ति है? सबको जोड़ने वाला रामचंद्र पांडे। क्या बात कर रहे हैं? और ये है कौन, ये हमें आज तक नहीं पता चला। जानने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो चाहते भी नहीं कि उनको कोई जाने। वो व्यक्ति धोती कुर्ता पहनेगा और 2 जोड़ी है बस, और पूरा 1 साल निकालता है। अच्छा। हवाई चप्पल और यात्रा, यहाँ वहाँ ये उधर घूमते रहते हैं। आज से करीब 10 साल पहले उनको बंगाल भेजा गया। संघ कैसे काम करता है सोचिए, 10 साल पहले 2016 के आसपास उनको बंगाल भेजा गया। अब बंगाल जाके उन्होंने किया क्या, किसी को कुछ नहीं पता। बंगाल के जितने जिले हैं वो जिले जिले घूमे और पहले पता किया कि कौन सा व्यक्ति संघ से जुड़ा हुआ है या था, या उसका सिंपैथी है संघ की तरफ, और उनके घरों में जाके प्रवास करना शुरू किया। एक एक करिया जोड़ी जोड़ा कि इस जिले में कौन कौन है, इस जिले में कौन कौन है, इस गांव में कौन कौन है जो संघ से जुड़ा हुआ है। और वो घूमते रहे, पूर्वी वर्धमान से लेकर आसनसोल, मुर्शिदाबाद, मालदा, जितना वो घूम रहा है और वो जोड़ रहा है लोगों को। और फिर उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ये कर रहा है। फिर वो रिपोर्ट बना के दे रहा है। ये उस वक्त प्रचारक बने थे जब प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सरसंघ चालक थे, रज्जू भैया जिनको बोलते हैं। उनके संपर्क में ये आए थे उत्तर प्रदेश में घर छोड़ने के तुरंत बाद। अच्छा। बाद में वो फिर संघ चालक बन गए राजेंद्र प्रसाद जो है। लेकिन ये अपना काम करते रहे। फिर जब बंगाल गए तो मैंने बताया ना कि बंगाल गए तो लोगों को जोड़ना शुरू किया और प्रणब मुखर्जी को कन्विंस किया कि एक बार आप चल के देखो नागपुर। और वो क्यों किया गया था, क्योंकि जो भद्रलोक या जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल तबका था बंगाल का, वो आरएसएस के प्रति बड़ा, मतलब कि जैसे आरएसएस मतलब कि अछूत, अच्छा, उसको छूना भी नहीं है। वो खाली हिंदू मुस्लिम का बात करता है और वो एकदम गंदे लोग हैं और उनका बस चले तो मुसलमानों को मार दे, इस तरह की फीलिंग्स थी। जब प्रणब मुखर्जी गए नागपुर संघ मुख्यालय तो जो इंटेलेक्चुअल क्लास था बंगाली, उसकी धारणा बदलनी शुरू हो गई संघ को लेकर कि वो वैसा नहीं है कि मतलब जिसको छड़ी की नोक से भी नहीं छू सकते। हम उनसे बात भी कर सकते हैं, उनके बीच बैठ भी सकते हैं। तो एक घटना ने एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाई संघ की। और फिर जब इन्होंने सारा कुछ जोड़ लिया संघ है, तो फिर बनाया कि हमारा यहाँ यहाँ इतना इतना आदमी है। फिर उन जो संघ के स्वयंसेवक थे उनको कहा कि तुमको अकेले नहीं रहना है, तुम लोग 5 ऐसे लोगों को जोड़ो जो कि सरकार से असंतुष्ट है। अच्छा, हर स्वयंसेवक का दायित्व है कि 5 ऐसे स्वयंसेवक को जोड़ो कि इस सरकार से खुश नहीं, भले वो कम्युनिस्ट हो, भले वो कांग्रेसी हो, भले ही वो पूर्व टीएमसी का कार्यकर्ता हो, लेकिन किसी भी तरह नाराज है तो उसके बारे में जोड़ो। अगर तुमसे नहीं जोड़ रहा है तो उसके बारे में सिर्फ बता दो कि कौन है। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे विस्तार हो गया, उनके साथ उठने बैठने लगे। फिर उनके थ्रू ये आम लोगों में प्रचार किया जाने लगा कि ये सरकार ठीक नहीं, सिंडिकेट राज ठीक नहीं है, तोलाबाजी ठीक नहीं है, ये जो मालदा मुर्शिदाबाद में जो अवैध घुसपैठिया है वो ठीक नहीं है। तो इसके बारे में फिर चर्चाएं शुरू हो गई कि हाँ बंगाल तो गड़बड़ा रहा है। एक अंडर करंट बनाना अंडर करंट बनाना शुरू किया और ये काम कंटिन्यूअस 2016 से लेके और लगातार किया। बताइए। और ये तो फिर बाद में, ये तो प्रचारक थे तो ये सिर्फ गाइडेंस देने लगे, बाद में नीचे लड़के करने लगे। उससे क्या हुआ, एक बेस तैयार हुआ और उसी बेस पे बीजेपी आई वहां पे 2016 में से। तो जो लोग इसको एक चमत्कार या चमत्कार नहीं, वो मान रहे हैं वैसा नहीं, नरेंद्र बहुत बड़ी तैयारी। तो निखाते क्या है कि आपको लगता हो कि अचानक कुछ हुआ, अचानक नहीं होता है। वर्षों के सबसे मुश्किल काम है संगठन का काम। लोगों को संगठन से जोड़ना सबसे मुश्किल काम है। और जब एक बार लोग जुड़ गए, जब आपका सब कार्यकर्ता तैयार हो गया, तो फिर वोटर तैयार हो गए, तो फिर तो नेता कोई भी बन जाता है। सही बात, यही बात है। तो ये जो मुश्किल काम है ये इनके से आता है। और रामचंद्र पांडे जी के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि उत्तर प्रदेश के आज जितने नेता हैं सब उनके द्वारा ही जोड़े हुए हैं, जितने योगी आदित्यनाथ को छोड़कर। मतलब ये सब जो दूसरे नेता केशव प्रसाद मौर्य हो गए या जिनको आप आज प्योर संघी विश्व हिंदू परिषद से आए हैं, ये तो ये आरएसएस के बैकग्राउंड के हैं, ये सब इनके द्वारा ही जोड़े गए हैं, प्रशिक्षित भी हैं। और बंगाल के आज जितने नेता हैं जो कि फिल्म स्टार्स छोड़ के, इवन शुभेंदु अधिकारी को ये कन्विंस करना
कि ममता बनर्जी से नाराजगी उनकी थी, तो पहचान कर लिया कि नाराज है, तो उसको अपने संगठन में लाकर जोड़ना और तब ऊपर रिपोर्ट भेजना कि ये आदमी में पोटेंशियल है, ये है, ये करके। और ऐसे एक नहीं है, इस तरह के गुमनाम नायक आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जिन्होंने घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया है, लग्जरी पूरे समाज की छोड़ दी है, प्रवास करते हैं। प्रवास मतलब वहाँ संघ की भाषा में कि आज यहाँ है, कल वहाँ है, किसी के यहाँ रुक गए, किसी के यहाँ अरे एक टाइम का खाना तो कोई भी हिंदुस्तान में दे ही देता है, किसी को खिलाया जाता है, तो बस उनको खाने से ही मतलब है। मतलब ये है कि कनेक्शन जो बनाते हैं वो घर पर जाकर साथ बैठकर होने के बावजूद भी आज आई थिंक कि 72-73 साल की उम्र होने के बावजूद वो लड़कों के बीच भी उतने ही सहज रहते हैं और उनको उसी तरह गेम खिलाना, प्रशिक्षित करना, उनके साथ खेलना, जितने बुजुर्ग जो पुराने स्वयंसेवक हैं उनके बीच भी। इस बार रामचंद्र पांडे जी ने ये कहा कि जब सुनील बंसल वहाँ आए तो सुनील बंसल से मुलाकात हुई कि बोले शुरू कहाँ से करना है, आ तो गए जैसे यूपी से आ गए, शुरू से स्टार्ट कैसे करना है। तो उन्होंने ही सबसे पहले गाइडेंस उनसे लिया और उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम बूथ बूथ का मार्किंग करो कि बूथ कहाँ है, तुम एक लिस्ट बनाओ कि इस जिले के इस विधानसभा क्षेत्र के बूथ कौन कौन से हैं और तुम ये फोकस करो कि उस बूथ पे अपना कोई है कि नहीं, कम से कम 2-4 लोग तो हर बूथ पे अपने होने ही चाहिए। और फिर इनके पास चूंकि पूरा रिकॉर्ड था तो इन्होंने वहाँ जाओ, फलाने गांव में फलाने विश्वास साहब हैं, दास साहब हैं, घोष साहब हैं, उनसे जाके मिलो, वो वहाँ तुमको आइडिया देंगे। तो वहाँ से ये काम धीरे धीरे शुरू हुआ। तो 3 सालों में इन्होंने क्या किया कि सुनील बंसल चूंकि वो भी स्वयं आरएसएस से है, तो उन्होंने क्या किया कि हर बूथ पे 5 कार्यकर्ता खड़ा किया, जिसमें महिला भी होनी चाहिए, अच्छा, जिसमें SC ST भी होना चाहिए, जिसमें ओपन भी होना चाहिए। तो ये 5-5 का पहले हुआ और उनको बोला कि अगर तुम्हें कैपेसिटी है तो जोड़ो और नहीं तो हमें बताओ कि कौन हो सकता है। तो हुआ ये कि पिछले विधानसभा चुनाव में 1000 से ज्यादा ऐसे बूथ थे जिसमें बीजेपी का कोई था ही नहीं, पोलिंग एजेंट भी नहीं था, मार के भगाता था। बिल्कुल। इस बार हर बूथ पे जब मैं 3 महीने पहले गया था तो बूथ लेवल के लोगों की 3-3 बैठकें हो चुकी थी, बताइए। और फिर एक शक्ति केंद्र होता है उसकी बैठक हो गई थी। इससे कारण कि एक स्ट्रक्चर तैयार था बना और उसी स्ट्रक्चर पे तब खेलना शुरू किया, तब ये होता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में, और रामचंद्र पांडे जी तो खैर बहुत ही वरिष्ठ हैं। सोचिए ना कि मोदी जी के साथ इन्होंने भी घर छोड़ा, उन्होंने भी घर छोड़ा एक साथ। बताइए, ये एक संयोग है और इसीलिए अनसंग हीरोज, अनसंग वॉरियर्स इसीलिए कहा जाता है। ये लोग पर्दे के पीछे रहकर अपना काम चुपचाप करते जाते हैं और उनकी मेहनत सालों साल की होती है। और जिसे आप पर्दे पर जब देखते हैं, उस पिक्चर को, जब पिक्चर रिलीज़ होती है तब आप तालियां बजाते हैं, आपको लगता है कि वाह क्या पिक्चर बनाई है। लेकिन पिक्चर बनाने वाले तब भी गुमनाम ही रहते हैं और उनके बनाए गए किरदार एक बड़ी छवि, एक बड़ी इमेज को लेकर आपके बीच आते हैं, उनकी लोकप्रियता ऊपर होती है। लेकिन लोकप्रियता की भूख नहीं है, इससे बात पता चलती है। हम लोग रामचंद्र जी की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप एक नारा है सब में, चरैवती चरैवती, चले जा, बिना फल की चिंता किए बिना अपना काम करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब बना, आज 100 साल हो गए, तो बहुत बड़ा परिवार दिखाई दे रहा है। पहली 2 पीढ़ी के स्वयंसेवकों को तो ये भी नहीं पता था कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। करेक्ट। वो तो बस अपना काम कर रहे थे। और उसमें भी आप पर सवाल उठाने वाले ही थे, आपको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, मतलब कि जैसे जैसे ताकत बढ़ती गई वैसे वैसे जो उस वक्त सरकारें जो सत्ता में थी या जो पॉलिटिकल पार्टी थी, दबाया भी खूब गया और बैन तक कर दिया गया आरएसएस को शुरुआत में। तो बहुत लंबी यात्रा ये है। और आप गुरु जी के बारे में सोचिए ना कि उस वक्त अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये है रेलवे स्टेशन, उस वक्त मुगल सराय था। वो जब ट्रेन से नॉर्मल जनरल डब्बे में यात्रा कर रहे थे और जब वो उनका शरीर मिला, मतलब कि वहाँ से ट्रेन में ही डब्बे में उनका जब कंपार्टमेंट में गुरु गोलवरकर का बिल्कुल जब शव मिला, तो वहाँ पहचानने वाले लोग नहीं थे कि ये कौन है, साधु महाराज कौन है ऐसा। फिर बाद में पता चला कि ये तो गुरु जी हैं। तो मैं समझ सकता हूँ। और वो एक जो संस्कृति है, संघ की अपना एक कल्चर है, उसे आपने इस चुनाव में भी उसका इम्पैक्ट देखा होगा कि किस तरीके से डोर टू डोर घर के अंदर जा कर के लोगों से मिलना, उनके साथ खाना खाना, जैसा कि पंकज जी ने कहा कि प्रवास किया जाता है, एक जगह रुक कर नहीं। चराइवती जो एक सिद्धांत है जिसको फॉलो करता है संघ, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में है। आप बड़ी बड़ी बातें ज़रूर सुन रहे होंगे, लेकिन इन बड़ी बातों के बीच एक आरएसएस का ध्येय वाक्य है और हर स्वयंसेवक इसे गाते हैं और शाखाओं में बोला भी जाता है, हम रहें या ना रहें ये देश रहना चाहिए। और वहाँ से फिर बाद में ये भी ये हुआ। बिल्कुल, और उसमें कई गीत भी बने। और बहरहाल
रामचंद्र जी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? उनके बारे में जब आपको इतनी सारी जानकारी मिली है, अगर आप चाहते हैं कि जानकारी और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, ये किरदार हर घर तक पहुंचना चाहिए, बंगाल की जीत का एक अनसंग हीरो जिसके बारे में एनएमएफ न्यूज़ ने आपको बताया, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।